हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बायोलॉजी सीरीज़ चल रही है, उसका आनंद उठा रहे होंगे, उसका भरपूर प्रयोग भी कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कल हमने इंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसमें 3 दिन हमें लगे हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इन शॉर्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट एंड वेरियस अदर जो भी इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, और बहुत आनंद भी आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि एक दिन में करना संभव नहीं है। ठीक है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। सभी को पता है ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते ही हैं बॉडी में, वो सिस्टम है उसका भी निकलने का। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। और क्या बता रहे, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़। यानी अगर वो एक्सक्रीशन इजेशन नहीं होगा तो फिर हेल्दी फंक्शन नहीं हो पाएगा बॉडी में। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। समझ गए। Different group of animals have evolved different method for this transport. Simple organism like sponge and colintrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. More complex organism जैसे कि हम लोग complex organism में आते हैं, use special fluids, ठीक है, within their bodies to transport such materials. ठीक है। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism including humans for this purpose. Another body fluid क्या है, lymph है। ठीक है, सुना होगा इसका नाम। Also helps in the transport of certain substances. अब इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, you will learn about the composition and properties of blood and lymph, यानी टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं lymph को, टिश्यू का जो फ्लूइड होता है ना, and the mechanism of the circulation of blood एक्सप्लेन किया गया। तो पहले ब्लड जानते हैं। ब्लड क्या है, कोई पूछे आपसे ब्लड क्या है तो क्या बताएंगे, वो जानिए। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये बता देंगे। अगर सिंपल इतना भी बता देंगे कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज सफिशिएंट। अब उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, प्लाज्मा है, बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं। तो प्लाज्मा पहले जानते हैं क्या है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. तो 55% ब्लड में जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, और प्लाज्मा में भी क्या, उसका जो 90% क्या है, वाटर है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%। उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका परसेंटेज क्या है, 6 to 8% है। फिब्रिनोजन नाम सुना होगा, ग्लो ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स, ये नाम सुने होंगे आपने। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। ठीक है। अब फिब्रिनोजेंस क्या है, फिब्रिनोजेंस यानी ये क्या है, आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। यानी जो आपका कभी कट हो जाता है ना, किसी कहीं कट हो गया तो उसका जो क्लॉटिंग होता है, उसमें जो भरपाई, ब्लड का थक्का जो जम जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो फिब्रिनोजेन की वजह से होता है। ठीक है। ग्लो ग्लोबुलिन्स क्या है, प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यानी आपका डिफेंस अंदर एक मैकेनिज्म है, यानी कि जो लड़ता है आप, ठीक है, कोई भी आता है बाहर से, कोई भी अटैक करता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एंड अदर पैथोजेंस जो भी होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए है। एंड एल्बो मीन्स या एल्बू मीन्स हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस। ठीक है, ऑस्मेटिक बैलेंस के लिए है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं, Na है यानी सोडियम है, Ca है यानी कैल्शियम है, Mg है यानी मैग्नीशियम है, SCO3 एंड क्लोरीन। तो देखिए इसमें जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड्स है, ठीक है, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। हमेशा मूव ही करते रहते हैं, ठीक है, ट्रांजिट में ही रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स
इज कॉल्ड सीरम। अब सीरम किसे कह देते हैं? जिसमें क्लॉटिंग का गुण नहीं होता है, ठीक है, इसी ही बता रहे, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। समझ गए? अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखिए क्या क्या है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड formed elements and they constitute nearly 45% of the blood। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? आपके आरबीसीज हैं, जिन्हें रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं, are the most abundant of all the cells in the body. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 millions of RBCs। ठीक है, तो ये देखिए 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख लगभग, और उससे भी अधिक हो सकता है, साढ़े, मतलब कह सकते हैं कि 50 लाख और 60 लाख के बीच में एक रेंज होती है। ठीक है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज के पास। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बायकनकेव इन शेप। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब जो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? दे हैव, क्यों क्या है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। देखिए इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि रेड हमारा होता है ब्लड। ठीक है, a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। देखिए फीमेल के केस में थोड़ा सा कम रहता है, बिकॉज दे गो थ्रू menstrual cycle and various other processes। ठीक है, तो उस वजह से फीमेल का 11 रहता है, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, 11 पॉइंट मेरा ही रहता है ज़्यादातर, तो इसलिए है। जैसे हेल्दी इंडिविजुअल यहाँ पे 12 से 16 के बीच में बताया गया है, लेकिन महिलाओं में अक्सर कम रहता है, ये देखा गया है। These molecules play an significant role in transport of respiratory gases। RBCs have an average lifespan of 120 days। ठीक है, 120 डेज कितना हो गया? 4 महीने ना, 4 महीने का इनका एवरेज लाइफ स्पैन है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहीं जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब आपको पता होगा, शमशान, जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है ना, तो इसलिए इनको स्प्लीन को आरबीसीज का क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना। ल्यूकोसाइट्स देखिए, जैसे वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स भी कहते हैं, दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन तो होता नहीं, इसीलिए कलरलेस होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। तो इनका क्या नंबर है? 6000 से लेकर के 8000 के बीच में रहता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ स्पैन कम होती है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसी का भी देखिए डिवीजन है, तो इनको 2 डिवीजन में किया गया है। ग्रैन्यूल से बना हुआ है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए लगा देंगे तो दोनों डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या और है। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes। अब न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ठीक है, 60 to 65% होता है। ठीक है, टोटल डब्ल्यूबीसी के। एंड बेसोफिल्स आर लीस्ट, जिसमें 0.5 से लेकर 1% के बीच में होता है अमंग देम। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% होता है। आर फैजोसाइटिक। फैजोसाइटिक का मतलब होता है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। ठीक है, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। बेसोफिल्स ये सारे 3 तरह का सिक्रीशन करते हैं। आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इस्नोफिल क्या है? 2 से 3% है। रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। देखते हैं ना कभी स्नोफिल बढ़ा हुआ है या कुछ भी बोलते हैं ना, तो यही सब एलर्जिक चीज़ों को टैकल करता है ये। लिम्फोसाइट्स क्या है? 20 से 25% हैं। आर ऑफ द मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं? बी एंड टी फॉर्म्स में होते हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। अब मैंने उस दिन कल ही तो बताया था कि जब हमें क्या मतलब, जिसको भी एड्स हो जाता है तो उसमें क्या इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, और उसमें भी T4 लिम्फोसाइट्स बेसिकली इफेक्ट होते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम लग गया, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता है,
तो इसीलिए कहते हैं वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। तो कोई भी जब भी किसी को वायरस इन्फेक्ट होता है तो इन्फेक्ट करता है तो वो इंसान उस बीमारी से नहीं मरता, अदर बीमारियां उसको ले डूबती हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है। आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स यानी स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो में। ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स इसमें मतलब पाई जाती हैं। नॉर्मल है ये रेंज। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. A reduction in their number can lead to the clotting disorders which lead to excessive loss of blood from the body. अब देखिए जिसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है उसमें क्या होता है कि ब्लड के मतलब कोगुलेशन होगा नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाएगा सिस्टम से और इसी वजह से फिर डेथ होती है ना। अब ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping has been done. Two such groupings are the ABO and RH are widely used all over the world. So ABO groupings is based on the presence of the absence of two surface antigens chemical that can induce immune responses on the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies, ठीक है, proteins produced in response to the antigens. एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में ही एंटीबॉडीज बनती हैं, सबको पता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। 4 ग्रुप्स होते हैं ब्लड के, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक है, ठीक है। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड. द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping. अब देखिए ऐसे ही नहीं खून चढ़ा दिया जाता है, पहले देखा जाता है ना कि किसका ग्रुप क्या है, वही चढ़ाया जाएगा। अब देखिए ओ का क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। ए बी का ही जो अलग अलग है उसका ही केस थोड़ा डिफरेंट होता है, ए का ए में ही चढ़ेगा, बी का बी में। ठीक है, समझ गए? नहीं तो फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी जान गए कि फ्रॉम द एवर मेंशन इट इज एविडेंट ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ बी इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, वही जो मैंने बताया। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। आप देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन आरबीसी में कौन सा प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती, वो कौन सा हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी बी एंटीबॉडी। ठीक है, अब बी का ले लीजिए ब्लड ग्रुप, तो उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। ए बी में क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और ओ में क्या है, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज ए एंड बी है और इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए जो रेसिपिएंट है यूनिवर्सल यानी ए बी रेसिपिएंट है ना, तो उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं और यूनिवर्सल डोनर के केस में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप देखिए आर एच ग्रुपिंग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। एनदर एंटीजन आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी, जिसे आर एच शॉर्ट में कह दिया गया, ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% लोगों के पास ये आर एच फैक्टर होता है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। ठीक है, एंड दोज हुम दिस एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट, तो वो आर एच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इफ अब देखिए इसमें क्या एक केस समझिए, एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच नेगेटिव ब्लड will form special antibodies against the RH antigens, therefore RH group should also be matched before the ट्रांसफ्यूजन। ये देखा जाता है जब भी ब्लड चढ़ाया जा रहा होता है तो ये सारे फैक्टर्स चेक होते हैं पहले। एंड स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर with the RH positive
blood of the fetus. Rh antigens of the fetus do not expose to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of Rh negative blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the antibodies from the mother Rh negative can leak into the blood of the fetus, can destroy the fetal RBCs. ठीक है, this could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis बोला जाता है. ठीक है, इसकी को this can be avoided by administering the Rh, ठीक है, administering anti-Rh antibody bodies to the mother immediately after the delivery of the first child. अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई RH नेगेटिव है, ठीक है, और उसको और क्योंकि उसका जो पार्टनर रहा है वो और RH पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो फीटस बनता है वो कंट्रास्ट में बन जाएगा ना. तो मान लीजिए मदर नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, इसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक तरह से रिएक्ट कर जाते हैं और पहली प्रेगनेंसी तो निकल जाती है, बट फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज में ये दिक्कत आती है कि वो क्या होता है, वो फट ही जाता है. फिर लास्ट में जो फीटस होता है वो फट जाएगा. एक कंडीशन ये बताई गई, इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोल देते हैं. तो इसीलिए डॉक्टर सब कुछ चेक करके ही आपको बताते हैं कि आपको फर्दर प्रेगनेंसी की ओर जाना है कि नहीं. अगर आपका नेगेटिव है और आपका पार्टनर का पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों एक दूसरे से वो हो जाते हैं, रिएक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि इसीलिए हर चीज़ चेक की जाती है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि एक जान अंदर बन रही है, उसमें सारे फैक्टर्स चेक होते हैं ना. कहे तो दिया जाता है कि ईश्वर दे रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ कंट्रोल किए जा सकते हैं, वो डॉक्टर्स करते ही करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस का ही खेला है. ठीक है, अब इसमें आप देख ही रहे थे कि AB जो है आपका ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है दोनों AB, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं उसमें. ठीक है, O के केस में क्या देख रहे हैं कि एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है. तो उसके जो एंटीजन होता है उसके करस्पॉन्डिंग ही, उसके कॉम्प्लीमेंट में ही वो एंटीबॉडी बनाता है ना. जैसे A एंटीजन है तो B एंटीबॉडी बनेगी, यानी डिफरेंट है. तो वही यहाँ पे भी है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव. तो ज़्यादातर 80% लोग का तो होता है, तब दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 20% ऐसे लोग हैं जिनका RH नेगेटिव होता है, वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, इस वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. फर्स्ट प्रेगनेंसी शायद निकल जाती है, और दूसरी अगर फ्रीक्वेंट और 2-3 प्रेगनेंसी होती है तो उसमें दिक्कत आती है, डेथ भी हो सकती है, बच्चे की भी और माँ की भी. ठीक है, दोनों की हो सकती है. ओके, या फिर आपको तुरंत कुछ अर्जेंसी में मेडिकल हेल्प मिल जाती है, डॉक्टर्स इसको डिस्कवर कर लेते हैं. कई बार चीज़ें क्या बोलते हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसे केसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो आगे हम कल कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट कर लेंगे. ठीक है, और देखेंगे कि 2 दिन में होता है या 3 दिन में होता है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए. ऑल द बेस्ट.